tell us what is Nadi Dosh? नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्री। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है नाड़ी दोष। आप में से मुझे किसी ने फेसबुक के थ्रू मैसेज किया था इसके बारे में बोलने के लिए, तो इसीलिए मैं आज ये विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको चर्चा पसंद आएगी। अगर पसंद आए, अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया पता लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी बात का पता लग सके। साथियों, तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी मेरा चैनल देखें, जब भी मेरे वीडियोस देखें, तो कृपया उन्हें एंड तक देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, ज्योतिष अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। और उसके बाद भी यदि आप फॉरवर्ड कर करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको कुछ का कुछ पता लगेगा, पूरी जानकारी हासिल नहीं होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञानता की अपेक्षा अधूरी जानकारी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं चर्चा। मैं कोशिश करूंगा कि आज का वीडियो छोटे से छोटा बना सकूं। वैसे तो ये विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे संक्षेप में प्रिसाइजली आपके सामने पेश कर सकूं। तो साथियों, आपने बहुत बार नाड़ी दोष के बारे में सुना होगा। खासकर जब भी शादी वगैरह की बात आती है, तो लड़का और लड़की की जब कुंडली का मिलान होता है, तो उसमें नाड़ी दोष बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टोटल 36 गुण होते हैं, तो उनमें से अकेले नाड़ी के ही 8 पॉइंट्स होते हैं। तो आप इससे जान सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर लड़का और लड़की के मिलान में नाड़ी दोष बनता है, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे दे विल बी लूजिंग 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 36। तो इसी के विषय में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, नाड़ी दोष का असर क्या होता है? तो इसका असर होता है बेसिकली बच्चों पर। तो सपोज़ कीजिए कि अगर ऐसे कपल की शादी हो जाती है जिनके मिलान में नाड़ी दोष पाया जाता है, तो उनके जो संतान होगी, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर संतान की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, तो जो उनकी लाइफ है, कपल की जो पूरी लाइफ है, वो भी स्ट्रेसफुल हो जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें रुपए पैसे से भी उन्हें थोड़ा सा हार्ड टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू है तो मतलब आपके पैसे भी खर्च होंगे उस साइड। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया और कुछ पॉइंट्स सामने रखे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको नाड़ी के बारे में एक अलग डायमेंशन से भी समझाना चाहूँगा, कि एक अलग डायमेंशन से भी आपको पता लगे कि ये क्या चीज़ होती है, क्या बात होती है। क्योंकि आपने ज़्यादातर किताबों में पढ़ा होगा भाई नाड़ी दोष या नाड़ी विकार, लेकिन किसी ने भी आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि असल में ये है क्या। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको सिंपल शब्दों में बता सकूं कि वास्तविकता में ये क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। असल में 28 हैं, लेकिन एक नक्षत्र को हम काउंट नहीं करते हैं और उसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये 27 नक्षत्र को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो पहली है, ये है आदि। आदि का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट। तो ये है आदि नाड़ी। जो मिडल है तो वो मध्य नाड़ी, और जो अंत में है तो वो अंत्य नाड़ी। तो आदि नाड़ी में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं मैं आपको बोलकर बताऊंगा,
और मैं कमेंट्स में भी डाल दूंगा। जिस किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। वैसे भी आप अगर इन्हें खोजना चाहेंगे तो आप इंटरनेट पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आदि नाड़ी में जो 9 नक्षत्र आते हैं वे हैं अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूला, शताभिषज, पूर्व भाद्रपद। और जो मध्य नाड़ी में जो 9 नक्षत्र आते हैं वे हैं भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। और जो अंत्य नाड़ी में 9 नक्षत्र आते हैं वे हैं कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, माघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण और रेवती नक्षत्र। तो साथियों, होता क्या है बेसिकली कि जब भी कोई रिश्ता वगैरह होना होता है तो पेरेंट्स क्योंकि बहुत कंसर्न्ड होते हैं इंडिया में अपने बच्चों की शादी को लेकर, तो वे किसी पंडित के पास में लेकर जाते हैं दोनों की कुंडलियाँ और पता करते हैं कि इसमें कितने गुण इसमें मिल पा रहे हैं, कितने गुणों का मिलान हो रहा है। तो उस समय पर ये नाड़ी का मिलान भी किया जाता है। ये नाड़ी दोष आ जाए तो क्या होता है कि पंडित आपको बताते हैं कि भाई ये मैरिज जो है ये अच्छी मैरिज नहीं होगी। और उसके बावजूद भी आप उन्हें कहें कि भाई मतलब कुछ कीजिए, तो काफ़ी सारे केसेस में फिर वो बताते हैं इसके उपाय, जिनमें से है कि भाई लाखों बार एक मंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय का पाठ करना लाखों बार, और सोने का दान, इवन गाय का दान भी। तो इसमें जो है हज़ारों रुपया लग जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि अगर फर्स्ट लुक में ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि इसमें नाड़ी दोष है, तो भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में जहाँ पर हम सोचते हैं कि नाड़ी दोष है, लेकिन जब हम डिटेल में जाके देखें तो पता लगता है कि नहीं है। तो आपको बहुत डिटेल में जाकर इसमें देखना है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शंस की भी आगे एक्सेप्शंस होती हैं। तो पहली बात जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि 6 नक्षत्र तो सीधे सीधे ऐसे हैं जिनके 3 चरण एक राशि में होते हैं और उनका एक चरण जो है वो दूसरी राशि में होता है। तो वे कौन से नक्षत्र हैं? वे हैं कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। तो लड़की की कुंडली में हमें ये 6 नक्षत्र देखने होंगे। इन 6 नक्षत्र में पैदा होने वाली लड़कियों की यदि कुंडली आती है तो आपको नॉर्मल जो वे है नाड़ी दोष फाइंड आउट करने का, तो उससे अलग जाकर इन पर विचार करना पड़ेगा। एक और मैं बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो नॉर्मली वे चारों चरण जो होते हैं वो एक ही राशि में होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो 6 नक्षत्र मैंने गिनाए हैं, इनके क्या होता है कि 3 चरण जो हैं वो एक राशि में होते हैं और एक चरण दूसरी राशि में होता है। और इसके अलावा जो फैक्टर्स काउंट करते हैं जो कि कैंसिल कर सकते हैं नाड़ी दोष को, जिन्हें हमें ध्यान में देना चाहिए, वे हैं कि आप हमेशा 5वें घर की प्लेसमेंट देखें। पहले 5वें घर की प्लेसमेंट क्यों देखनी है? क्योंकि 5वां घर जो है वो संतान का घर होता है। तो ऑब्वियसली ये जो बात हो रही है सारी, ये संतान के बारे में बात हो रही है। तो आपको 5th हाउस ज़रूर देखना है। उसके लॉर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन उसका स्वामी है 5वें घर का, और 5वें घर के स्वामी की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या कोई दोष है 5वें घर के स्वामी को। यदि 5th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है, उसका लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, डिग्री ठीक है और कोई दोष भी नहीं है, तो
तो काफ़ी हद तक ये दोष वैसे ही कैंसल्ड माना जाएगा। इसके अलावा आप लग्नेश की स्थिति भी देखिए, असेंडेंट की पोजीशन देखिए। असेंडेंट आपका अगर स्ट्रांग है और लग्नेश की स्थिति सही है, कोई दोष नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेटिव है, जो सब्जेक्ट है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो संतान पैदा करने में, और जो संतान पैदा होगी तो काफ़ी मुमकिन है कि उसकी भी हेल्थ अच्छी हो। तो ये एक दूसरा फैक्टर है जो आप सभी को ध्यान में देना चाहिए। तीसरी चीज़ है वो है लड़के की कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र शुक्राणुओं से ताल्लुक़ रखता है। तो वीनस का ताल्लुक़ जो है वो स्पर्म्स के साथ में होता है। तो अगर मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, या मैलेफिक है, या कम्बस्ट है, या मान लीजिए किसी ऐसे घर में जाकर बैठा है जहाँ पे उसकी पोजीशन वीक हो जाती है, या किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट है जो कि उसका शत्रु ग्रह है, किसी होस्टाइल राशि में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्पर्म काउंट है तो वो लो होने की संभावना होती है। तो आपको इस बारे में बड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा आपको जुपिटर की पोजीशन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो विस्तार का कारक है। जो आपकी फैमिली का जो विस्तार होगा, मतलब कैसे होगा, जब संतान पैदा होगी तो वो जो विस्तार है वो कौन देखता है? जुपिटर। तो उसकी भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, कोई दोष ना हो और किसी पापी ग्रह से दृष्ट ना हो। इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपको चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन का भी स्पेशल ख्याल रखना है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि चंद्रमा और सूरज को कहीं ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है, पितृदोष तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होती हैं, मान लीजिए इन सब चीज़ों में सब क्लियर है, तो उस केस में जो नाड़ी दोष है वो कैंसल्ड माना जाएगा। लेकिन इस सब का जो विचार है वो बहुत बारीकी से करना पड़ेगा और एक एक्सपर्ट आदमी से आपको बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब बातें तो थी जो पहले से ही ज्योतिष की किताबों में मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने अभी लेकर आया हूँ बात, ये आपको शायद ही किसी ज्योतिष की किताब में मिले। ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से मैंने ऐसा पाया है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने इस ढंग से सोचना शुरू किया कि अगर इन दो नाड़ियों में शादी नहीं हो सकती तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो साथियों, नाड़ी दोष बनता कैसे है? वो ये है कि लड़का और लड़की जब उनका जन्म हो तो उनके जन्म का जो नक्षत्र है वो किसी एक कैटेगरी में दोनों नहीं होने चाहिए। तो अगर दोनों हैं एक ही कैटेगरी में तो वो नाड़ी दोष है। अब इसके पीछे जो बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के जो ज्योतिषी हैं उन्होंने इस बारे में कोई रिसर्च तो किया नहीं है और वो नाड़ी को एक गोत्र की तरह से देखने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई नाड़ी जो है वो शायद किसी गोत्र की तरह से है, उनके बीच में शादी करना वर्जित होना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से बहन भाई होते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता। मैंने इस चीज़ को बारीकी से स्टडी किया और ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने जो पाया है वो जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपने आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि पर्सनैलिटी 3 प्रकार से क्लासिफाइड हुई हैं आयुर्वेद में। वो हैं वात, पित्त और कफ। तो मैंने पाया है कि जो आदि नाड़ी होती है उसमें कहीं ना कहीं वात प्रकृति ज़्यादा मिलेगी आपको, उसके नेटिव्स में वात प्रकृति ज़्यादा मिलती है। जो मध्य नाड़ी है उसके सब्जेक्ट्स में आपको पित्त प्रकृति ज़्यादा मिलती है, और जो अंत्य नाड़ी वाले लोग हैं उनमें कफ प्रकृति ज़्यादा मिलती है। और साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये जो 3 प्रकार हैं वात, पित्त और कफ, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी अलग होते हैं और इन लोगों की
आदतें, रहन सहन, सब कुछ इनका जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। और साथ ही साथ आप एक और चीज़ भी पाएंगे कि यदि वात पित्त और कफ विकार उत्पन्न हो जाए तो वो स्पेसिफिक टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस दोष के बारे में लिखा होगा। तो मान लीजिए लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी अगर सेम होगी तो उसमें क्या होगा कि जो वात पित्त और कफ का जो विकार है वो एक तरह से डबल हो जाएगा। साइंटिफिकली भी आप देखें अगर तो बहुत सारे रिसर्च हैं वो बताते हैं कि अगर लड़का और लड़की वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हों, तो उस केस में जो उनके बच्चे हैं वे स्वस्थ पैदा होते हैं। पर्सनल विचार में मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट भी देना चाहूँगा कि ये जो वात पित्त और कफ प्रकार के लोग होते हैं वे कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो पहले हम देखते हैं वात प्रकार के लोगों को। आप ज़्यादातर पाएंगे कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी फ्रेम जो है वो काफ़ी लीन होता है, काफ़ी ये लोग स्लिम होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग, और इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब गहरी नींद ना आने की ज़्यादातर इन्हें शिकायत होती है, क्योंकि वात का मतलब होता है हवा। तो आप उसी से ना इसे एसोसिएट करके देखिए तो वो आदमी इधर उधर घूमता फिरता ज़्यादा रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह स्थिर बहुत कम रहेगी, और बहुत जल्दी एजिटेट होने वाले होते हैं। उनका एपिटाइट जो होता है, जो भूख का भी उनका, कभी उन्हें ज़्यादा भूख लगेगी कभी कम लगेगी। डाइजेशन कभी बहुत बढ़िया रहेगा, कभी हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, तो मूडी टाइप का डाइजेशन होता है। और इन लोगों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, दे आर वेरी इंटॉलरेंट टू कोल्ड वेदर। थोड़ा कहीं ना कहीं ये लोग ना इंडिसिसिव भी होते हैं। और वहीं जो पित्त प्रकार के जो लोग होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड आपको मिलेंगे, चीयरफुल होते हैं। तो क्योंकि चीयरफुल होते हैं तो सोशल सर्कल इनका काफ़ी बड़ा होता है, और इन्हें भूख जल्दी लगती है, क्योंकि पित्त का मतलब ही पेट की जो अग्नि है तो उससे रिलेटेड है पित्त। और इन लोगों को भूख जल्दी बर्दाश्त नहीं होती है, और इन लोगों को गर्मी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, दे आर क्वाइट इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हीट। तीसरा जो प्रकार है वो कफ प्रकार है। तो इन्हें समझने के लिए आप ऐसे समझें जैसे एक एलिफेंट होता है, तो दे आर काम एंड कंपोज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एक तरह से विरक्ति का भाव लिए होते हैं। तो इनकी जजमेंट जो है वो काफ़ी स्थिर होती है। कुछ भी काम करने में ये लोग जल्दबाजी वगैरह नहीं करते हैं, स्लो पेस्ड होते हैं। डाइजेशन भी इनका स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा, और इन लोगों को नींद ज़्यादा आती है, डीप स्लीप ज़्यादा आती है। और इनका आप अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो थोड़ा सा इनका ब्रॉड होता है। तो इन चीज़ों को अब आप ध्यान में रखते हुए अब आप देखें कि जो हम नाड़ी दोष देखते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, जिससे कि सेम नाड़ी के लोगों में शादी ना हो तो बच्चे जो हैं वो स्वस्थ पैदा होंगे। तो मेरे विचार में, मेरे पर्सनल विचार में यही रीज़न रहा होगा। यहाँ एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक कैटेगरी में फिट होता होगा, वात पित्त या कफ में फिट होता होगा। तो हमेशा तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हर एक व्यक्ति में, लेकिन एक चीज़ डोमिनेटिंग होती है, बाकी दो जो होती हैं वो डोरमेंट या कम डोमिनेटिंग होती हैं। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका प्रकार क्या है। तो दोस्तों, आज की जो डिस्कशन थी उसमें मेरा बताने का क्या मतलब था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो ये क्लासिफाई किया है 999 नक्षत्र में नाड़ियों को, तो इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। तो इसी संबंध में मेरी आज चर्चा थी, क्योंकि इसके अलावा जो मिलान कैसे करना है या
कैंसिलेशन कैसे करना है, ज़्यादातर वो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने कोरिलेट किया है वात पित्त और कफ के हिसाब से, ये शायद आपको कहीं ना मिले। तो दोस्तों, पसंद आया हो तो वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप किस बारे में और चाहते हैं कि मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं। आपके टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।